इन कैरियर इन्फिनिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल। बच्चों आज डे 2 में हम लोग करेंगे द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट ऑफ क्लास 12। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली यूनिट में एक साइंटिस्ट का नाम दिया है पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी को बोलते हैं फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट। ये जो है इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? जयपुर राजस्थान में। कहाँ बॉर्न हुए थे? जयपुर राजस्थान में। ठीक है, और पंचानन माहेश्वरी इसका मतलब कि इंडियन के नाम से ही क्लियर हो रहा है। माहेश्वरी बंधु कहाँ रहते हैं? ज्यादातर राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, माहेश्वरी जो थे ये मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट थे, मतलब जाने पहचाने बॉटनिस्ट थे, जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। अभी तो इनको बोला गया फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट पर स्टडी किया और पॉपुलर हो गए किसके लिए? एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक इन टैक्सोनॉमी के लिए। किसके लिए? एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक इन टैक्सोनॉमी के लिए। और इन्होंने वर्क किया था टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन पर। इन्होंने किस पर वर्क किया? टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन पर, और इसके लिए पूरे वर्ल्ड में इनको सराहा गया। बच्चों ये इनका कंट्रीब्यूशन था। और देखते हैं आगे। इनको लंदन में फेलोशिप की उपाधि से नवाजा गया, जिसको बोलते हैं एफआरएस। एफआरएस का पूरा नाम फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से इनको एक्सीलेंस दिया गया। क्लियर बच्चों? ही इनकरेज द जनरल एजुकेशन। इन्होंने जनरल एजुकेशन को काफी बढ़ावा दिया और कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, इन्होंने स्कूल की एजुकेशन में बहुत बड़ा सहयोग दिया। बच्चों आपको आश्चर्य होगा कि इंडिया की सबसे पहली जो एनसीईआरटी थी उसकी टेक्स्ट बुक पहली बार इन्होंने ही लिखने में मदद की थी। देखो लिखा है ब्रिंगिंग आउट द वेरी फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी इन 1964। यानी 1964 में इन्होंने पहली बार टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए पब्लिश कराई। ठीक है, अगले साइंटिस्ट दिया हुआ है बच्चों अगली यूनिट में वाटसन एंड क्रिक। तो वाटसन एंड क्रिक थे, इनके बारे में तो मैं कुछ ना भी बोलूं तो आप समझ गए होंगे कि दुनिया के सबसे महान साइंटिस्टों में से एक थे। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है डबल हेलिक्स मॉडल का, वो आप जानते हो ये वाटसन क्रिक। क्लियर? तो वाटसन जो थे वो शिकागो में इनका जन्म हुआ था। वाटसन का जन्म कहाँ हुआ? शिकागो में। क्लियर? उन्होंने पीएचडी की डिग्री ली थी 1950 में। और इन्होंने, देखो क्वेश्चन यहाँ से आएगा, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे। उन्होंने कैसा एक्सरे यूज किया था? हार्ड एक्सरे। कहां पर यूज किया था? बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन के लिए उसका अध्ययन किया। तो ये हार्ड एक्सरे का अध्ययन किया बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन के लिए। किसके लिए? बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये तो वाटसन का कंट्रीब्यूशन था। और फिर देखो उन्होंने दोनों ने मिलकर, वाटसन और क्रिक ने मिलकर दो दूसरे एफर्ट में, पहले एफर्ट में कि दूसरे एफर्ट में? दूसरे एफर्ट में क्या कंट्रीब्यूशन किया? एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया और बेटर तरीके से दिया। इसका मतलब पहला एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। आपके एनसीईआरटी का पहला एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, बहुत ज्यादा उनको सफलता नहीं मिली, सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस नहीं मिला, इससे उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो यानी कि क्या होगा, सेकंड एफर्ट में उनको वो हेल्प मिला और काफी अच्छा रहा, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिले और उन्होंने न्यूक्लिक एसिड के बारे में काफी कुछ बता दिया। और इसी वजह से आया अर्ली मार्च में, जो कि 1953 के अर्ली मार्च की बात चल रही है, उन्होंने डबल हेलिक्स डीएनए का स्ट्रक्चर प्रपोज किया। डबल हेलिक्स डीएनए का स्ट्रक्चर जो कि कॉम्प्लीमेंट्रिटी पर बेस्ड था। इस पर बेस्ड था बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्रिटी ऑफ बेस पेयरिंग पर बेस्ड था। क्रिक ने क्या किया? क्रिक ने कंप्लीट किया था पीएचडी 1954। ठीक है, लगभग सेम समय पे इन्होंने भी एक्सरे डिफ्रैक्शन का प्रयोग किया और पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन बना के देखा। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन की मदद से पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन पर अध्ययन किया। क्लियर है? और इन्होंने रेप्लिकेशन में भी काफी कंट्रीब्यूशन दिया है, आपको पता है। सेंट्रल डोग्मा का सिद्धांत भी क्रिक ने ही दिया था। और वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज कब दिया गया? देखो ये जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है, ये तो दिया था 1953 में अर्ली मार्च में, लेकिन इनको नोबेल प्राइज कब मिला बच्चों? तो इनको नोबेल प्राइज मिला 1962 में। तो ये क्वेश्चन भी एक फुट हो सकता है। अगले साइंटिस्ट है बच्चों फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड कौन है। बच्चों एमएस स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के थे। ये तमिलनाडु में बॉर्न हुए थे, यानी साउथ इंडियन थे। खैर इस पे क्वेश्चन आएगा भी नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ से आता है, स्वामीनाथन की एक्सपर्टीज थी जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में। इसमें थी जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। और उसके बाद एट द इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट आईरी, आईरी न्यू दिल्ली में है ना, आईरी का पूरा नाम इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, वहां पर स्वामीनाथन की टीम ने क्या किया? स्वामीनाथन और उनकी टीम ने उन्होंने डेवलप किया शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस। मतलब कम समय में ज्यादा चावल पैदा करने वाली वैरायटी, कम समय में ज्यादा चावल पैदा कर देने वाली वैरायटी, और वो सेंटेड वैरायटी थी, यानी बहुत खुशबूदार थी। और खुशबूदार चावल का नाम
बासमती। और इनको कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप कैफेटेरिया डेवलप करने के लिए भी काफी जाना जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप कैफेटेरिया के लिए भी बहुत ज्यादा जाना जाता है। स्वामीनाथन ने कोलैबोरेशन किया किसके साथ? नॉर्मन बोरलॉग, जो कि अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है। वर्ल्ड लेवल पे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको मानते हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग को। इनके कोलैबोरेशन से मिल करके इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की क्रांति यही लेके आए थे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कौन सी वीट को डेवलप किया था? मैक्सिकन वेराइटी ऑफ वीट इन इंडिया। उन्होंने मैक्सिकन वेराइटी ऑफ वीट को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि मैक्सिकन वेराइटी के साथ साथ ऐसा कौन सा कंटामिनेटेड पॉलन ग्रेन भारत में आ गया जो कि मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीट टेरेस्ट्रियल वीट बन गया। और आपको ये भी बताना है कि मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीट कौन सी है पूरे वर्ल्ड की। जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। और इससे काफी मदद मिली और काफी इनको अप्रिशिएट किया गया और इनको बोला जाता है लैब टू लैंड फूड। लैब टू लैंड मतलब लैब में बनाओ और लैंड पर उसको बढ़ाओ, यानी लैब टू लैंड वर्ड किससे संबंधित है? एमएस स्वामीनाथन के ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम से। ठीक है, अगले साइंटिस्ट है बच्चों कोहेन एंड बॉयर। स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, दो महान साइंटिस्ट हैं। ये है कोहेन और वो है बॉयर। सॉरी, ये बॉयर है और वो कोहेन है। स्टैनले ने क्या किया? स्टैनले परफॉर्म स्टडीड ऑन अ कपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इन्होंने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर अध्ययन किया। किसके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर अध्ययन किया? ई कोली नाम के बैक्टीरिया है और उसकी यूजफुल प्रॉपर्टी का अध्ययन किया इन्होंने। और बॉयर ने क्या किया? ऑब्जर्व किया कि ये एंजाइम जो होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है डीएनए को काट सकते हैं। कहां से काट सकते हैं? पर्टिकुलर पॉइंट से काट सकते हैं और पर्टिकुलर फैशन में काटेंगे। और जब वो काटेंगे तो इसके दो एंड तैयार हो जाएंगे। एक एंड, इस तरह के एंड को बोलते हैं क्या? इस तरह के एंड को बोलते हैं स्टिकी एंड या कोहेसिव एंड। स्टिकी एंड या कोहेसिव एंड। और कोहेन ने स्टडी किया स्मॉल रिंगलेट का, यानी छोटे से डीएनए का। और छोटे से डीएनए जो गोल होता है, जो बैक्टीरिया में होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। यानी उन्होंने प्लाज्मिड पर स्टडी किया व्हिच फ्लोट अबाउट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। सभी बैक्टीरिया में होता है कि सर्टेन बैक्टीरिया में होता है। और उन्होंने बताया कि ये रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसके पास क्या होता है? ओरी। और उसके बाद फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, यानी कोडिंग स्ट्रैंड से ये रेप्लिकेट कर सकता है। और क्योंकि इसके पास खुद का ओरी होता है और इससे काफी मदद मिली, इस काम में मदद मिली बायोटेक्नोलॉजी को समझने में और उसको आगे बढ़ाने में। बॉयर और कोहेन ने रिकंबाइन किया सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। बॉयर और कोहेन ने डीएनए के सेगमेंट को क्या किया? कंबाइन कर दिया एंड डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब दो डीएनए को कंबाइन कर दिया तो आरडीएनए बन गया। आरडीएनए का पूरा नाम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और उसके बाद उन्होंने इस डीएनए को कहां पे डाल दिया? बैक्टीरियल सेल, जो कि होस्ट की तरह काम करता है, which could act as the manufacturing plant for specific protein। अब ये जो आरडीएनए है ये प्लांट में जाकर के क्या करेगा? स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा एक्सप्रेस करने के बाद। बच्चों एक बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट थे जो कि 2025 में भी क्वेश्चन आया था, रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा जी जो थे ये भारत के रहने वाले थे। नाम ही से समझ में आ रहा है मिश्रा लोग कहाँ रहते हैं? भारत में। तो रामदेव मिश्रा इज रिवील्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। ये फादर ऑफ इकोलॉजी माने जाते हैं कहाँ के? इंडिया के। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है फाउंडेशन फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रॉपिकल कम्युनिटी। इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने रिसर्च किया किस पर? ट्रॉपिकल कम्युनिटी के फाउंडेशन पर और सक्सेशन पर और इन्वायरमेंटल रिस्पांस ऑफ प्लांट पॉपुलेशन। प्लांट पॉपुलेशन पर इन्वायरमेंटल रिस्पांस का अध्ययन किया, प्रोडक्टिविटी पर अध्ययन किया, न्यूट्रिएंट साइकिल पर अध्ययन किया। कहां पे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। इनका एक्सपर्टीज थी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। और ग्रास लैंड इकोसिस्टम पर भी इन्होंने काम किया। यहां से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है बच्चों। फिर यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनको किस रत्न से नवाजा गया, यानी कि इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए? इनको दिया गया इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी फेलोशिप पुरस्कार, और इनको दिया गया कौन सा? वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस अवार्ड। उसके बाद संजय गांधी अवार्ड इन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है संजय गांधी अवार्ड ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इकोलॉजी से संबंधित कोई भी काम होगा रामदेव मिश्रा। फिर बोला गया इनके एफर्ट से भारत ने एक नया प्रोग्राम चलाया 1972 में, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट से संबंधित था और अपनी इन्वायरमेंट से और फॉरेस्ट से संबंधित था। बाद में सन 1984 में इसी प्रोग्राम का नाम चेंज कर करके कर दिया गया बच्चों, क्या? द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, जो कि आज की डेट पे एक मंत्रालय है, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। आपको बताना है इस मिनिस्ट्री के दो बड़े काम जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले 20 दिनों में हम ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करके आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें, इससे हम लोगों का जो बल है वो बढ़ता है और हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है आपसे। गुड लक, टेक केयर, गुड टाइम।